मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि जो वीडियो की क्वालिटी है और आवाज आपको स्पष्ट आ रही होगी या दिख रही होगी। वैसे मैं टॉपिक की बात करूं, मैंने कल के दिन एक रसायन विज्ञान से संबंधित एक नया चैप्टर शुरू किया था, जो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को मैं मेरे अनुभव के आधार पर केमिस्ट्री की एक नींव के तौर पे देखता हूँ। यदि हम रसायन विज्ञान की बात करें, यदि मैं प्रॉपरली पूरे रसायन विज्ञान की बात करूं, तो उसका नींव या उसकी जो आधार होती है वो ये वाला चैप्टर है। फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको अणु के बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया, यौगिक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में बताया। सर्वप्रथम मैं बात करूं तो मैंने परमाणु के बारे में बताया, ये एक अविभाज्य कण है। इसकी सर्वप्रथम परिभाषा है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया जॉन डोल्टन साहब ने। फिर मैंने अणु के बारे में बताया कि अणु क्या होता है, क्या नहीं, अणु शब्द किसने दिया, तत्व शब्द किसने दिया, यौगिक शब्द किसने दिया। फिर मैंने कुछ रासायनिक संयोजन के नियम बताए, जिसमें से 2 पढ़े, और लास्ट में हमने पढ़ा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके पर्टिकुलर 6-7 पॉइंट्स लिखवाए, उसमें से कम 5 आपको याद होने जरूरी है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वैसे इस पूरा चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज कुछ तत्वों के नाम लिखवाता हूं, 20 तत्वों में लिखाऊंगा, वो आपको पर्टिकुलर याद करने हैं आज के आज। मैं कल आपको पूछूंगा इन तत्वों के बारे में, 20 तक होने चाहिए। क्लास 11th एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के स्टूडेंट है, उन्हें ये तत्व 30 तक याद होने चाहिए, और 8वीं 9वीं के स्टूडेंट है, उनको 20 तक होने चाहिए। और मुझे भरोसा है 9वीं वाले कुछ स्टूडेंट, 11वीं एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ये याद है। लेकिन मैं अब जो तत्व लिख रहा हूँ क्लास 8 के लिए, या जिनको ऐसे स्टूडेंट जिनको याद नहीं है, उनको अब लिखने हैं। चलो शुरू करूं मैं यहां लिख रहा हूं कुछ तत्व। सीक्वेंस में याद करने, मैं पहले नंबर जो लिखता हूं उसको आपको पहले नंबर देना, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके मैं 20 तक लिखूंगा। चलो, जो पहला नंबर तत्व है इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन। चलो लिखो, आप मेरे साथ लिखते लिखते जाओ। दूसरा नंबर तत्व है, इसे हम बोलते हैं हीलियम। आपको अपनी नोटबुक में कंटिन्यू से लगातार उतारना, एक लाइन में एक शब्द आएगा ऐसे कंटिन्यू। 3 नंबर लिथियम। 4 नंबर बेरिलियम। 5 नंबर बोरॉन। 6 नंबर कार्बन। मैं यहां से लिख रहा हूं, लेकिन आपको लगातार कंटिन्यू लिखना है, ठीक है? इस साइड नहीं लिखना, लगातार एक लाइन में एक एक शब्द को लिखोगे। 7 नंबर नाइट्रोजन। 8 नंबर ऑक्सीजन। 9 नंबर फ्लोरीन। 10 नंबर नियोन। 11 नंबर सोडियम। 12 नंबर मैग्नीशियम। 12 तक लिख लो, मैं 20 तक लिखाऊंगा, कंटिन्यू लिखना है ऐसे। अब मैं इन तत्वों के प्रतीक भी साथ में लिख रहा हूं, यानी सिंबल क्या होते हैं। जैसे मैं आशीष, तो आशीष का सिंबल कैपिटल ए, वैसे इनके भी कुछ सिंबल होते हैं, वो आपको ध्यान रखने। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरोन का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है,
ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियोन का Ne होता है, सोडियम का Na होता है और मैग्नीशियम का Mg होता है। यहां तक लिख लो, आप सिंबल लिख लो सबके, दिख रहा है सबको? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे करके ये 20 तक है। 12 तक आप लिख लो, बाकी मैं लिखवा रहा हूं। चलो मैं इसे मिटा रहा हूं अब। चलो 12 तक लिखा मैंने। अब लिख रहा हूं 13वां नंबर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन। 15 नंबर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। 16 नंबर, सल्फर। 17 नंबर, क्लोरीन। 18 नंबर, आर्गन या ऑर्गन। 'लिखते जाओ कंटिन्यू, सीधी लाइनिंग में लिखना, पहले बोला मैंने, लगातार ऐसे लिखोगे। 19 नंबर और 20 नंबर, पोटेशियम और 20वां है कैल्शियम। 20वां है कैल्शियम। ये आपको याद होने चाहिए विथ साइन, सिंबल क्या है, चिन्ह क्या, उनके साथ साथ। एल्यूमिनियम को मैं बोलता हूं Al, सिलिकॉन को Si, फास्फोरस को P, सल्फर को S, क्लोरीन को Cl, ऑर्गन को Ar, पोटेशियम को K, कैल्शियम को Ca। ये 20 तक तत्व हो, जिसको 30 तक याद है और बढ़िया। आगे होता है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ऐसे करके टोटल लास्ट जिंक तक 30 होते हैं। तो 20 तक सबको याद होने चाहिए। हम आगे इनका यूजेस पढ़ेंगे, इनका उपयोग हम पढ़ेंगे, ये कहाँ यूज होते हैं, क्या है क्या नहीं, लेकिन यहां तक आप इसको लिख लो। सबको दिख रहा है? चलो अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। याद करने, कल तक याद होने चाहिए, साथ साथ याद करते हुए चलो। सिर्फ आप लिखते ही जा रहे हो, नोट्स बढ़ाते जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं। जब तक याद नहीं करोगे तब तक कुछ मतलब की चीजें नहीं है आपके लिए। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि सर हम हाइड्रोजन को H बोलते हैं, कार्बन को C बोलते हैं, फास्फोरस को P बोलते हैं। क्या स्टार्ट में जब इन्हें खोजा गया उस समय इनका नाम यही रखा था, या इनका नाम धीरे धीरे डेवलप होता होता आज इनका नाम कार्बन का C हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, फास्फोरस का P हो गया? मतलब इनके नाम पद्धति कैसे विकसित हुई, इनका नामकरण किस आधार पर रखा गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करें। मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, आप वो हेडिंग यहाँ पे डालो, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा और आपको आगे बढ़ना है। चलो मैं यहां पर एक बड़ी हेडिंग डाल रहा हूं, वो आप लिखो। विभिन्न तत्वों के, मैं लिखूं या आप बोलता जाऊं? चलो ऐसे लिख लो, बड़ा सा हेडिंग डालो, विभिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्वों के प्रतीकों के नामकरण, प्रतीकों के नामकरण, नामकरण। ये बड़ा सा हेडिंग है,
ये आप डालो, विभिन्न तत्वों के प्रतीकों का नामकरण, नामकरण। अब चलो आप लिखो, मैं कुछ बोल रहा हूं वो लिखते जाओ आप, फिर मैं समझाऊंगा। लैंग्वेज इसके अंदर लिखना शुरू करो आप, मैं बोल रहा हूं। डाल्टन, डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे, डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के, जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था, अत्यंत विशिष्ट अर्थ में, यहां लिख रहा हूं, अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था, विशिष्ट अर्थ में किया था, तथा, तथा उनके प्रतीक अपने आप में, तथा उनके प्रतीक अपने आप में उस तत्व की एक, उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर, निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, इंगित करता है। अर्थात, अर्थात यह प्रतीक, अर्थात यह प्रतीक तत्व के, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। मैं वापस सभी लाइनों को रिपीट कर देता हूं। मैंने स्टार्ट में लिखवाया, डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था, तथा उनके प्रतीक अपने आप में उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। यहां तक लिख लिया। अब देखो, मैं इन्हीं लाइनों को वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस प्रकार परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? जॉन डाल्टन ने या डाल्टन साहब ने, जो मैंने अभी नाम लिया उन्होंने, इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। और इन्होंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि हम तत्वों का नामकरण या इनके प्रतीकों को कैसे दर्शाए। सबसे पहले किसने जानने की कोशिश की? डाल्टन साहब ने। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने जो तत्वों के जो प्रतीक दर्शाए थे वो अपने आप में तत्वों की एक फिक्स मात्रा को प्रदर्शित करता था। अब मैं लिख रहा हूं वर्तमान स्थिति में, लिख रहा हूं कार्बन, मतलब कार्बन। अब मात्रा कितनी, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 12 ग्राम, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन जब डाल्टन साहब ने अपनी पद्धति दी थी, उस समय जिस सिंबल को दर्शाता था, जिस सिंबल को उन्होंने दर्शाया था, वो सिंबल, वो प्रतीक अपने आप एक मात्रा को प्रदर्शित करता था। लेकिन ऐसा तो नहीं। फिर आगे है, ये मात्रा अपने आप में उस तत्व के परमाणुओं को प्रदर्शित करती है। किसको करती है? परमाणुओं को। इतना सा मोटा मोटा डाल्टन साहब ने बताया था। और भी अपन आगे जानने की कोशिश करें। वर्तमान में हम कार्बन को C, नाइट्रोजन को N लिखते हैं। इसी प्रकार जब डाल्टन साहब ने प्रतीकों का नामकरण दिया तब और स्थिति अलग थी। वो क्या थी? अब देखो, ये लाइन लिखी, नीचे आप उदाहरण लिखो। उदाहरण में कैसे? मैं वर्तमान में हाइड्रोजन को कैसे दर्शाता हूं? तब आप बोलोगे सर कैपिटल H, हाइड्रोजन यही। लेकिन डाल्टन साहब हाइड्रोजन को ऐसे दर्शाते थे, ऐसे करके इसके बराबर में लिख लो हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते थे? हाइड्रोजन। वैसे अटपटा लग रहा है सर, ये कैसा सिंबल? अटपटा लग रहा है, तभी तो नामकरण पद्धति और आगे बढ़ी और वर्तमान में हम आधुनिक समय में पढ़ रहे, तभी तो अलग है भाई। साइंस हमेशा कोशिश करती है टिपिकल से सिंपलेस्ट की ओर बढ़ना। यानी पहले स्टार्ट में मोबाइल आए थे दूसरे टाइप के, बड़े बड़े ऐसे थे, अब छोटे छोटे आ गए, मतलब सिंपल की ओर बढ़ती है। वही चीज है कि पहले नामकरण ऐसा था, अटपटा लगता था, लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक समय में नामकरण है, जो IUPAC रखती है, उसने चेंज कर दिया और नए प्रतीकों के तौर पर लाना शुरू कर दिया। जब डाल्टन साहब ने अपना ये परमाणु के बारे में, नामकरण के बारे में बताया, उन्होंने बोला मैं हाइड्रोजन को ऐसे प्रदर्शित करता हूं, मैं फास्फोरस को ऐसे प्रदर्शित करता हूं।
ये किसका सिंबल है? फॉस्फोरस। अटपटा लग रहा होगा आपको, जिसने पहले कभी एनसीईआरटी में चीजें नहीं देखी उनको अटपटा, खास करके 11 वाले बच्चों को। अब मैं कार्बन को कैसे प्रदर्शित करता हूं? सी से। लेकिन डाल्टन साहब कार्बन को प्रदर्शित करते थे ऐसे, ये कार्बन है, ये क्या है? कार्बन। ये कुछ उदाहरण है। यदि आपको पूछा जाए तत्वों के प्रतीकों के नामकरण में डाल्टन साहब का जो योगदान था वो समझाइए, तो पहले 2-3 लाइनें लिखोगे, फिर उनकी ये उदाहरण लिखोगे। ये हाइड्रोजन को दर्शाता है, ये फास्फोरस को, ये कार्बन को। लिख लिया यहां तक। अब आगे लिखो आप, ये मैं मिटा रहा हूं, अब आगे लिखो, ये उदाहरण है लिखे, ठीक है। अब आगे लिखो, नई लाइन से शुरू करो। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बर्जीलियस। मैं यहां पे लिख रहा हूं, यदि कोई लिखने में दिक्कत हो रही है तो। बर्जीलियस, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के एक या दो, जो उन तत्वों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते हो, अक्षरों से प्रदर्शित होते हो, अक्षरों से प्रदर्शित होते हो। मतलब डाल्टन साहब के बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। उन्होंने बताया कि हमें जो तत्व है उनका नामकरण इस आधार पे देना चाहिए कि वो उनके अंग्रेजी अक्षरों के ऊपर निर्भर करते हो। यानी यदि मैं बोलता हूं एप्पल, तो उसका नाम सिर्फ उसके आगे वाला एक अक्षर उठा लो, ये कैपिटल ए। यदि मैं बोलता हूं फतेहगढ़, तो उसका, यदि फतेहगढ़ कोई एक तत्व है तो उसका नाम रखना पड़ेगा, तो एफ से प्रदर्शित करो। जो डाल्टन साहब ने अटपटी संरचनाएं बनाई है ये ज्यादा नहीं टिकेगी, या ये आगे भविष्य में जो नए पढ़ने वाले वैज्ञानिक होंगे या जूनियर वैज्ञानिक होंगे, जो बच्चे होंगे, उनके लिए दिक्कत होगी। हमें कुछ ऐसे सिंपल नाम रखने चाहिए या सिंपल प्रतीक रखने चाहिए जो उन तत्वों के प्रारंभ में आने वाले दो अक्षरों से संबंधित हो। या तो पहला वाला शब्द लिख लो या दोनों को मिला के एक बना दो। तो ये उन्होंने बोला था, किसने? बर्जीलियस ने। जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में सबसे पहले सुझाव दिया था बर्जीलियस ने। समझ में आया? चलो अब एक लाइन छोड़ के आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के आगे लिखो। फिर भविष्य में, फिर भविष्य में कुछ तत्वों का नामकरण, कुछ तत्वों का नामकरण उनको खोजे गए स्थान के आधार पर रखा गया, उनको खोजे गए स्थान के आधार पर रखा गया, उनको खोजे गए स्थान के आधार पर रखा गया। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण लिखो। उदाहरण, उदाहरण, कॉपर का नाम, उदाहरण लिखो। कॉपर का नाम, कॉपर, जो हम कॉपर पढ़ते हैं, कॉपर का नाम साइप्रस, कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पत्त, साइप्रस से व्युत्पत्त हुआ है, साइप्रस से व्युत्पत्त हुआ है। साइप्रस एक कोई स्थान होगा जहां पर इस कॉपर को देखा गया और उसके आधार पर कॉपर का नामकरण किया गया। लिख लिया? अब आगे नई लाइन से लिखो। कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे तत्व जिनका नामकरण, जिनका नामकरण रंगों के आधार पर किया गया, रंगों के आधार पर किया गया, रंगों के आधार पर, रंग, कलर, रंगों के आधार पर किया गया। जैसे, जैसे यानी उदाहरण लिखो, जैसे स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्ड। जैसे स्वर्ण, स्वर्ण वो पीछे क्वेश्चन में लिख लो, गोल्ड का मतलब, का मतलब अंग्रेजी भाषा के, का मतलब अंग्रेजी भाषा के पीले रंग से है, पीले रंग से है, पीले रंग से है, पीले रंग से है। वैसे सोना अपने आप में पीला ही दिखता है, हाँ या ना?
यही है। अब देखो, आपको पर्टिकुलर यही ध्यान रखना है यहाँ तक कि तत्वों के प्रतीकों के नामकरण का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया या किसने जानने की कोशिश की? डाल्टन साहब ने। उन्होंने क्या क्या बोला वो मैंने लिखवा दिया। फिर बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि हमें तत्वों का नामकरण उनके अंग्रेजी शब्द, या तो पहला शब्द लो या पहले स्टार्ट वाले दोनों शब्दों को लेकर उनका नामकरण दो। फिर भविष्य में वैज्ञानिक ने कुछ ऐसे नामकरण दिए जो उस स्थान के आधार पे या उसके रंग के आधार पे, यदि स्थान के आधार पे आपको पूछा जाए तो कॉपर का साइप्रस बताना, यदि आपको रंग के आधार पे पूछा जाए तो आप बोलोगे स्वर्ण, गोल्ड या सोना, जो एक अंग्रेजी शब्द जिसका अर्थ होता है पीला रंग, उसके आधार पे इसका दिया गया। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो और वर्तमान स्थिति हम देखते हैं, जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। चलो लिखो, मैं कुछ लिखवा रहा हूं, पॉइंट लिखो। एक नई लाइन से शुरू करो, IUPAC, नई लाइन से शुरू करो। IUPAC, अधिकांश बच्चों को इनके नामकरण पता होगा, मतलब इसकी फुल फॉर्म पता होगी। IUPAC मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जिसको नहीं पता ऐसे लिख लो। नई लाइन से शुरू करो, ऐसे लिखो IUPAC। मैं आशा करता हूं अधिकांश बच्चों को इसकी फुल फॉर्म पता होगी और ये पूछी जाती है हर एग्जाम में, भले स्कूल लेवल का हो भले कंपटीशन, जो पटवार इनके एग्जाम देते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। अधिकांश बच्चों को याद है, खास करके 11th वाले बच्चे, और मुझे लगता है 9th वाले बच्चों को भी पता होगा। चलो बताओ, जिस किसी को याद हो। चलो पीछे तुम बताओ। यशविंदर सेन क्लास 9, आशीष चंचलानी क्लास 11th बायोलॉजी। बताओ IUPAC का फुल नेम क्या है? कविता क्लास 11th एग्रीकल्चर, शोभा क्लास 11th एग्रीकल्चर, मुकेश कुमावत क्लास 11th एग्रीकल्चर, खेताराम क्लास 11th एग्रीकल्चर। IUPAC का फुल नेम क्या है, किसी को पता है? चलो 9th में बताओ। लक्ष्मी कुमावत क्लास 9th, क्या नाम है IUPAC का? बताओ। भोमेश कुमावत क्लास 9th, दरिया, दिव्या, बताओ क्या आंसर जाएगा? साहिल खत्री, मुकेश बेनीवाल, देवासी, तुम बता दो। देवासी क्लास 11th बायोलॉजी। IUPAC का फुल नाम क्या है? वेरी गुड, शाबाश। तो क्वेश्चन में पीछे लिख लो इंटरनेशनल। वैसे अधिकांश बच्चों ने सही आंसर दिया, इसका मतलब आपको कुछ चीजें याद हैं। IUPAC के क्वेश्चन में लिखो, याद कर, तारा भी लगा देना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। देख तो रहा, आपको ऐसे कंटिन्यू लिखना, सीधा लिखना। मैंने तो इधर जगह थी नहीं, तो नीचे लिखा। चलो लिखो आप। मैंने पहले लिखा है IUPAC और फिर मैंने उसके कोष्टक में लिखा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। फिर कोष्टक बंद करो और आगे लिखना शुरू करो, लगातार इसमें लिखना, ठीक है। यह एक वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों कोमा प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती हैं। मैं पूरी लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको नई लाइन से लिखना है। मतलब जो अभी लिखा है मैं उसको रिपीट कर रहा हूं वापस लाइन को। मैंने लिखवाया IUPAC, कोष्टक में लिखवाया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। फिर कोष्टक बंद करना है और आगे लिखना है यह एक वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों, यानी हम जो नए नए तत्व खोजते हैं उनका जो नामकरण देना है, उनका जो सिंबल यानी प्रतीक देना है,
यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती जिनकी हम मात्रक देते, यानी मैं कह रहा हूं भार का मात्रक किलोग्राम है, दूरी का मात्रक मीटर है। ऐसे मात्रकों को भी स्वीकृति कौन प्रदान करती है? आईयूपीएसी। मैंने लिखवाया जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती हैं। यहां तक आपने लिख लिया। चलो अब आगे लिखते हैं हम। अब आगे लिखो आप। आईयूपीएसी के अनुसार, आईयूपीएसी के अनुसार तत्वों के प्रतीक, तत्वों के प्रतीक, तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के, उन तत्वों के, उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के, अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से, एक या दो अक्षरों से, एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, बने होते हैं तथा, तथा किसी भी प्रतीक के, तथा किसी भी प्रतीक के पहले अक्षर को, पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर, सदैव बड़े अक्षर, बड़े अक्षर के कोष्ठक में लिखो पीछे कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर बड़े अक्षर लिखा और उसके कोष्ठक में लिखो कैपिटल लेटर, कोष्ठक बंद करो, मैं तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर, तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर, यानी स्मॉल लेटर, कोष्ठक में बंद करो, में लिखा जाता है, में लिखा जाता है, में लिखा जाता है। अब मैं इस पूरी लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। आईयूपीएसी ने बोला कि यदि हम किसी तत्व का नामकरण देते हैं तो नामकरण में या तो हम पहला वाला एक शब्द लेते हैं, या यदि कुछ टिपिकल शब्द हो तो हम उसके दो अक्षर लेते हैं, जिसमें से पहले अक्षर को हमेशा बड़ा लिखा जाता है यानी कैपिटल लेटर में, और दूसरे अक्षर को हमेशा छोटा यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं जिसके थ्रू अपन समझते हैं कि ये कैपिटल स्मॉल क्या है, समझे अपन। चलो अब आप इस लाइन के नीचे लिखो एग्जाम्पल यानी उदाहरण। क्या उदाहरण? अब मैं बोलता हूं मेरे पास हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। यदि मुझे इसका सिंबल यानी प्रतीक लिखना है तो मैं लिखूंगा कैपिटल एच और एक मैं लिखता हूं स्मॉल एच। तो सही कौन सा है? सही कैपिटल एच वाला है, स्मॉल एच वाला गलत। समझ में आया? चलो आगे हम कुछ और लिखते हैं। जैसे मेरे पास एक और शब्द है फॉस्फोरस। क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए मैं शब्द लिखता हूं एक स्मॉल पी और एक कैपिटल पी, एक स्मॉल पी एक कैपिटल पी। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? अभी समझाया, कौन बताएगा? क्लास 8 कैसर, क्लास 8 करण सेन, क्लास 8 हीना चौधरी। क्या जाएगा आंसर इसका? सर इसका दूसरा वाला जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो लिखा हुआ है ये कैपिटल में लिखा हुआ है यानी मोटोडी एबीसीडी में लिखा हुआ है ना, और पहला वाला ये स्मॉल लेटर यानी छोटी एबीसीडी में। आईयूपीएसी क्या बोलती है? हमेशा प्रतीक का यदि एक नाम है, एक सिंबल है, वो तो कैपिटल में लिखेंगे। यदि दो आते हैं अक्षर साथ में तो पहला वाला बड़े में दूसरा छोटे में, तो ये वाला गलत। आया समझ में? चलो एक और उदाहरण लेते। आप लिखो क्लोरीन, आप लिखो क्लोरीन। क्लोरीन, किसी को क्लोरीन के बारे में पता है? क्लोरीन, क्लोरीन का क्या प्रतीक होगा? क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं लिख रहा हूं कौन सा सही? एक मैं लिखता हूं Cl, एक मैं लिखता हूं Cl, एक मैं लिखता हूं Cl, ऐसे लिखता हूं Cl। दिख रहा है सबको? क्लोरीन के लिए एक मैंने लिखा C कैपिटल L, फिर मैंने दोनों के साथ में Cl, फिर C स्मॉल l, C स्मॉल l। अब मुझे आप बता सकते हो क्लोरीन का कौन सा सिंबल सही है, कौन सा प्रतीक सही है? कौन बताएगा?
सर पहला वाला तो गलत है 100%। क्यों गलत है? क्योंकि सर आपने अभी बताया कि पहला वाला जो, यदि दो शब्द आते हैं, दो अक्षर आते हैं, उसमें से पहला वाला अक्षर हमेशा कैपिटल में लेंगे और दूसरा वाला हमेशा स्मॉल में लेंगे, लेकिन आपने दोनों ही कैपिटल में लिए, ये गलत है। यानी दोनों ही बड़ी एबीसीडी में लिखे, गलत है। दूसरा वाला सर, दूसरे में पहला अक्षर तो कैपिटल सी है, दूसरा स्मॉल सी है, ये सही हो सकता है, ये तो समझा। तीसरे में सर आपने ऐसा किया है, पहला वाला कैपिटल सी है और दूसरा वाला स्मॉल एल है, तो सेम तो दिख रहे। इनमें से कौन सा सही, कौन बताएगा? थोड़ा बहुत फंडा, क्लास 11th कृष्णाराम कौन सा सही है? ये वाला, ये वाला। लक्ष्मी क्लास 11th बायोलॉजी, कौन सा आंसर जाएगा इसका? खेदाराम क्लास 11th एग्रीकल्चर, देवासी क्लास 11th, कौन सा जाएगा आंसर? वेरी गुड सर, इसका आंसर ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। क्यों? है तो ये कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल, ये वाला क्यों? एक और है कि आईयूपीएसी बोलती है दोनों अक्षरों को साथ में नहीं लिखना। अब यार बोला ना कि गड़की वाली अंग्रेजी भाषा है वो क्या ना, जल्दी जल्दी थे की बोला ना आपने, ध्यान को मतलब अक्षरों को एक साथ जोड़ के नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना है, ठीक है। और मैंने आप पीछे जाके देखो, मैंने जितने भी तत्वों के नाम लिखा है 20 तक लिखा है, उसमें मैंने कभी भी दो यदि चिन्ह या दो अक्षर आ रहे दोनों को साथ में नहीं लिखा। मैंने आपको देखो क्लोरीन के CL ऐसे लिखा है, ऑर्गन के लिए AR ऐसे लिखा है, साथ में चिपका है नहीं, ये भी ध्यान रखना। समझ में आया? ये कुछ उदाहरण थे। अब हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द है जिसमें आपको लग रहा होगा कि सर आपने अभी 20 तत्व लिखा है, उसमें सोडियम के लिए आपने प्रतीक लिखाया Na, तो सर सोडियम S होता है, आपने Na लिखा दिया। पोटेशियम की बात करो P होना चाहिए, आपने K लिखा दिया। ये क्या सिस्टम, ये समझाओ। अब हम वो थोड़ा बहुत समझेंगे। यहां तक लिख लिया आपने? चलो अब आप एक नई लाइन से शुरू करो, लिखना शुरू करो। आप, मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, लिखो आप, लिखो आप। कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे तत्व जिनके प्रतीकों को, कुछ ऐसे तत्व जिनके प्रतीकों को लैटिन, लैटिन कोमा जर्मन, कोमा जर्मन या ग्रीक भाषाओं में, ग्रीक भाषाओं में, तो एक मैंने लिखा है लैटिन कोमा जर्मन या ग्रीक भाषाओं में, ये अपने आप में लैंग्वेज भाषाएं हमारे यहाँ यूज होती है, संस्कृत है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, तो ये भी कुछ भाषाएं। वापस रिपीट कर रहा हूं, कुछ ऐसे तत्वों जिनके प्रतीकों को लैटिन कोमा जर्मन या ग्रीक भाषाओं में, या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है, उनके नामों से बनाया गया है, उनके नामों से बनाया गया है। नीचे आप लिखो उदाहरण, इस लाइन के नीचे लिखो उदाहरण। क्या उदाहरण? उदाहरण में लिखो आप, उदाहरण में लिखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं उदाहरण, वही लिखना है। लोहा, लोहा कोष्टक में लिखो आयरन, आयरन तो बोलते हैं, लोहा कोष्टक में आयरन का प्रतीक, का प्रतीक Fe है, Fe है, Fe है, Fe है। इसमें आगे लिखो, मैं बोल रहा हूं, जो उसके, जो उसके लैटिन नाम, जो उसके लैटिन नाम, जो उसके लैटिन नाम फेरम, मैंने बोर्ड पे लिखा है, जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पत्त किया गया है, फेरम से व्युत्पत्त किया गया है। लिख लिया? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं उदाहरण पूरा। लोहा कोष्टक में मैंने लिखा आयरन का प्रतीक Fe है। आपको पता है लोहे का क्या है प्रतीक? Fe होता है, फेरस बोलते हैं या लोहा बोलते हैं, आवर सारणी में 26 नंबर पे आता है, या 26 नंबर तत्व है। मैंने लिखा लोहा यानी आयरन का प्रतीक Fe है। कौन सा, क्या प्रतीक? Fe है। जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। यानी आपको लगना चाहिए सर लोहे को L से क्यों नहीं दर्शाते, इसको अपन Fe से क्यों दर्शाते? क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। समझ में आया? चलो अब नई लाइन से शुरू करो, नई लाइन से शुरू करो। सोडियम का प्रतीक,
नई लाइन से शुरू करो। एक उदाहरण हमने ये पढ़ लिया, अब दूसरी लाइन में दूसरा उदाहरण लिखो। सोडियम, सोडियम 11 नंबर आता है, मैंने लिखना था ना सोडियम, इसलिए वो सोडियम। सोडियम, सोडियम का प्रतीक Na है, सोडियम का प्रतीक Na है, जिसमें N आप कैपिटल लिखोगे, A आप स्मॉल लिखोगे। ए कैसे लिखोगे, लिखना तो आता है सोडियम का प्रतीक, अभी समझा है हमने प्रतीकों का, Na लिखो आप। सोडियम का प्रतीक Na है, जो लैटिन भाषा के शब्द नेट्रियम, मैंने यहां पे लिखा है, जो लैटिन भाषा के शब्द नेट्रियम से व्युत्पत्त किया गया है, व्युत्पत्त लिखना आता है, यहां पे देख लो, व्युत्पत्त किया गया है। मैं वापस सेकंड उदाहरण बोल देता हूं। सोडियम का प्रतीक Na है, सोडियम का प्रतीक Na है, जो लैटिन भाषा के शब्द नेट्रियम से व्युत्पत्त किया गया है, मतलब समझो, आपके दिमाग में ये आता होगा अक्सर, सोडियम यानी, मैं सोडियम लिख रहा हूं, सोडियम यानी इसका सर प्रतीक S होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सोडियम जो शब्द है, या जो Na शब्द है, सोडियम का जो प्रतीक Na, ये लैटिन भाषा का एक शब्द होता है नेट्रियम, उससे लिया गया है। ठीक है, अब आगे थर्ड नंबर उदाहरण लिखो, तीसरा लिखो। पोटेशियम का प्रतीक K है, पोटेशियम का प्रतीक K है, K होता है पोटेशियम, ये से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम का प्रतीक K है, जो लैटिन भाषा के शब्द केलियम, यहां पे लिखा मैंने, जो लैटिन भाषा के शब्द केलियम से व्युत्पत्त हुआ है, जो लैटिन भाषा के शब्द केलियम से व्युत्पत्त हुआ है, यहां पे लिख लिया। खास करके जो दो मैंने लास्ट वाले एग्जाम्पल लिखा है, 3 मैंने लिखा है, एक फेरस वाला यानी आयरन वाला, दूसरा मैंने सोडियम वाला, तीसरा मैंने पोटेशियम वाला। और हर एग्जाम में मुझे बाकायदा याद है, कोई भी एग्जाम हो, साइंस से संबंधित, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि सोडियम लैटिन भाषा के कौन से शब्द से व्युत्पत्त है, तब आप बोलोगे नेट्रियम। पोटेशियम लैटिन भाषा के कौन से शब्द से व्युत्पत्त है, तब आप बोलोगे केलियम। ये आपको ध्यान रखने, याद रखने, जो मैं इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ दिमाग के अंदर ठूस लेना, आज नहीं तो कल कहीं काम आएंगे। यहां तक लिख लिया आपने, समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूं आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी दिख रही होगी, क्योंकि मैं अब मॉर्निंग में बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, दिन पूरे स्कूल होता हूँ, उतना टाइम मिलता नहीं। अब लगभग अपन टाइम देखें तो 5:30 बजे सुबह। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, और दिख ही रहा है, ऐसा नहीं केलियम के दिख ही रहा है, थोड़ी मेरी परछाई आ रही है, आपको कुछ परेशान करती होगी, बाकायदा दूसरी चीजें आपको दिख रही, थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आप भी एडजस्ट करो। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वैसे समझ में आया मैंने आज क्या पढ़ाया? मैंने आपको आज सिर्फ कुछ तत्वों के नाम लिखवाए, फिर मैंने बताया कि इनका नामकरण हुआ कैसे। सबसे पहले डाल्टन साहब आए, फिर बर्जीलियस साहब आए, इन्होंने अपने अपने मत रखे, फिर बाद में हमने इनके नामकरण में हम जो अक्षर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं उनके बारे में जाना। फिर आगे हमने बताना कि कुछ ऐसे नामकरण होते जो उनके स्थान के आधार पर रखे जाते, किसी के नामकरण रंग के आधार पर लिखे जाते हैं, और कुछ ऐसे नामकरण होते हैं जो लैटिन है, जर्मन है या ग्रीक भाषाओं के आधार पर रखे जाते हैं, खासकर लैटिन भाषा में अधिकांश, जिसमें हम पोटेशियम है, लोहा है और सोडियम के बारे में जाना। खास करके मैंने 2 लास्ट वाले उदाहरण लिखवाए, केलियम और नेट्रियम वाला, ये आपको ध्यान रखना। यहां तक समझ में आया? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक मैं बेसिक फंडामेंटल चीजें बता रहा हूं, अब जो मैं लास्ट पॉइंट अभी 5 मिनट लेके चलूंगा वो दिमाग में ठूस लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, हाथों हाथ चीजों को याद करना है, रटू तोता नहीं बनना है। अब आप एक वहां तक लिख लिया, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब 2-3 लाइनें छोड़ के एक आप टर्म लिख लो ऐसे,
बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे करके एक तारा लगा दो, बेसिक कॉन्सेप्ट, नया हेडिंग डाल दो, आप लिख लो। और मैं कह रहा हूं कल आपको 20 तत्व याद होने चाहिए, भले 8वीं के बच्चे हो, भले 9वीं को, भले 11वीं को। 11वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए कह रहा हूं कम से कम 30 होने चाहिए, बाकी वालों को 20 तक कम से कम होने चाहिए। हेडिंग डालो बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू कुछ समझा रहा हूं मैं चीजें। अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं एक्स, इसके आधार में लिख रहा हूं जेड, ऊपर की ओर मैं लिख रहा हूं ए। समझो, फिर बाद में लिखना आप। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ ऐसा लिखा है, मैंने एक बड़ा सा अक्षर लिखा है एक्स, नीचे की ओर लिखा है जेड, ऊपर हेड की ओर लिखा है मैंने ए। दिख रहा है आपको? अब मैं बोल रहा हूं जिसमें जेड लिखा हुआ है, जिसमें जेड लिखा है, जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। एक्स का मतलब होता है, लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूं। एक्स का मतलब होता है तत्व का नाम। एक्स का मतलब होता है तत्व का नाम, जो हमने तत्व लिया है उसका नाम। ए का मतलब होता है उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब होता है अपने आप में भार। द्रव्यमान का क्या मतलब होता है? अपने आप में भार। वापस समझो, मैंने लिखा है एक्स, बेस या आधार में एटॉम लिखा है जेड, हेड या ऊपर की ओर लिखा है ए, जिसमें एक्स दर्शाता है उस तत्व का नाम। क्या दर्शाता है? तत्व का नाम। ए दर्शाता है परमाणु द्रव्यमान। क्या दर्शाता है? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। जेड दर्शाता है परमाणु क्रमांक। क्या दर्शाता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि वो तत्व आवर्त सारणी में, या हमने 20 तक तत्व नाम याद किए, कितने नंबर पे आ रहा है। यदि मैं बोल रहा हूं कार्बन, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सर 6 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब कार्बन के लिए जेड या परमाणु क्रमांक कितना है? 6। यदि मैं सोडियम बोलता हूं, मैं बोलता हूं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तब आप गिनती बोलना शुरू करोगे और बोलोगे सर 11 नंबर पर सोडियम आ रहा है। इसका मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ठीक है, ये तो समझ में आया। एक्स मतलब तत्व का नाम, यानी कोष्टक में लिखना है Na यानी सोडियम का, P मतलब फास्फोरस का, या H मतलब हाइड्रोजन का। ऊपर की ओर लिखा हुआ है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बोलो या परमाणु भार बोलो, किसी भी परमाणु का भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार का योग होता है। हम परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आगे मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर साहब का मॉडल। उन मॉडल के अनुसार हमें सीखने को चीज मिलती है कि कोई भी तत्व है उसका, यदि एक परमाणु की हम बात करें, उस परमाणु का जो टोटल भार होता है वो उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं का योग होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसे आपको पता है, मैं परमाणु हम क्या बना, ये नाभिक है, साइड में इसकी कक्षाएं हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर निकाल रहे, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का भार इतना होता है, प्रोटॉन का इतना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर इतना होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर इतना होता है। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा आप सीख जाओ। ए का मतलब है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो आप बोलो सर उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। जेड क्या है? तत्वों का नाम। यदि हाइड्रोजन है तो H लिखेंगे, कार्बन है C लिखेंगे, बोरोन है तो B लिखेंगे। परमाणु क्रमांक क्या है कि वो सर कितने नंबर पे आता है, हमने जो 20 तत्व याद किया है उसमें। समझ में आया? अब मैं वापस इन चीजों को लिख रहा हूं, आपको बढ़िया लिखनी है, इसे एक डब्बे के अंदर बंद कर लेना और 2-3 तारे लगा देने, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जो हेडिंग लगाई है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें आप लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट, नीचे ऐसे लिखो एक्स जेड ई, एक्स जेड ए, लिख लिया। अब उसमें लिखो एक्स बराबर, दिख रहा है सबको, एक्स बराबर तत्व का नाम, तत्व का नाम, एक्स बराबर तत्व का नाम, जेड बराबर परमाणु क्रमांक,
परमाणु क्रमांक, यानी वो कितने नंबर पे आ रहा है, परमाणु क्रमांक, या आप इसके लिए लिख सकते हो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, यहां लिख सकते हो प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या मतलब पी, कोष्टक में मैंने पी लिखा है। और ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मतलब भार, ए का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, ए का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, जो कितना होता है P प्लस एन, या आप ए का फॉर्मूला लिख सकते हो, ए बराबर P प्लस एन, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। दिख रहा है, जेड एक्स ए, एक्स है तत्वों का नाम, यानी हाइड्रोजन है तो H, हीलियम है He, कार्बन है C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। जेड क्या है सर, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, कोष्टक में लिखा P। ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान P प्लस एन, ए क्या है परमाणु द्रव्यमान यानी P प्लस एन, और ए बराबर होता है P प्लस एन, इसका सूत्र। समझ में आया ये लिख लो। अब मैं एक उदाहरण करवाता हूं, अब मैं एक उदाहरण करवाता हूं, ये लिख लिया आपने, चलो एक उदाहरण आप लिख लो, एक उदाहरण आप लिख लो, उदाहरण लिखो आप, उदाहरण लिखो इसमें, वैसे साइंस एग्जाम्पल के ऊपर चलती है। मैंने आपके लिए लिखा कि मेरे पास एक तत्व जिसका नाम x है, इसमें नीचे की ओर मैंने लिखा 5, ऊपर की ओर मैंने लिखा 10, क्या लिखा 10। अब इसके आधार पे मैं यदि पूछता हूं, एक मेरे पास तत्व है x, x तत्व उसका नाम मुझे बता नहीं x है, उसके आधार में मैंने लिखा 5, ऊपर की ओर मैंने लिखा 10। अब मैं आपको पूछता हूं इस x में प्रोटॉनों की संख्या, इस x में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, कितनी है, कोई बताएगा? आप सर सीधा बता सकते हो बच्चों। सर देखो आपने नीचे की ओर 5 लिखा है, 5 का मतलब Z, नीचे की ओर जो लिखते Z अपने आप में प्रोटॉनों की संख्या दर्शाता है, प्रोटॉनों की संख्या दर्शाता है, प्रोटॉनों की संख्या। मैंने बेसिक लिखा है Z बराबर परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, या पीछे P लिखा था, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या मतलब P। अब आप बता सकते हो सर इस स्ट्रक्चर में या इस X का जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी है, 5, इसका क्या हो गया आंसर। मैं कल 3-4 और एग्जाम्पल बढ़िया करवाऊंगा, आज के लिए इतना खूब है। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप नोट्स को बढ़ाओ और उनको 1-2 बार रिवाइज करो। जब क्लास शुरू होती है उससे 10-15 मिनट पहले आप रिवाइज किया करो, 1-2 पेज होते, ज्यादा कुछ है नहीं। पढ़ो, बढ़िया मेहनत करो, छोकरिया पढ़ाई टाल कहीं नहीं है, परसों तो थे 1600 जी। धन्यवाद, गुड बाय।